बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडनीट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 106 ऑनवर्ड। तो वीडियो को एंड क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट मिस ना हो। बाकी वीडियो चेक उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिल रहे हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो एल्गोरिथम में एफिशिएंसी क्या होती है। तो आज की जो फास्ट मशीन है बहुत इंस्ट्रक्शंस पर रन करती हैं, लेकिन जो एल्गोरिथम में एफिशिएंसी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एफिशिएंट और इन एफिशिएंट जो एल्गोरिथम होता है उसका डिफरेंट सॉल्यूशन प्रैक्टिकल या इम्प्रैक्टिकल बना सकता है। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रार के जो हैं वो 3000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उसकी जो लिस्ट है हमें सर्च करनी है, यानी आईडी के नंबर के हिसाब से वो सॉर्टेड है, और उसे एक स्टूडेंट की जो हमारे पास रिकॉर्ड्स है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड, वो हमने सर्च करना है। तो इसमें हम यूज़ करें सिक्वेंशियल सर्च, ठीक है। सिक्वेंशियल सर्च कैसे यूज़ करेंगे, ये लिस्ट के जो स्टार्ट है वहाँ से चेक करना शुरू करेगा और फिर एवरेज में हाफ टू यानी n बाई जो 2 है इसमें जाके चेक करनी पड़ती है, और फिर जो 3000 रिकॉर्ड्स में से एवरेज यानी 15000 चेक करने पड़ेंगे, एंड देन 1 रिकॉर्ड चेक करके ms लगाएगा तो 1 सेकेंड लगेगा, जो हमारी यानी कि 15 सेकेंड लगेगा, और ये बहुत ज़्यादा स्लो है हमारे पास, ठीक है। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है हमारे पास, बाइनरी सर्च में ये होगा कि जो लिस्ट के मिडल से स्टार्ट होता है और ये हर स्टेप को लिस्ट को हाफ कर देते हैं, यानी 30,000 जो रिकॉर्ड्स हैं इसके, वो क्या करेगा हर केस में 15 स्टेप्स को मैक्सिमम वो करेगा, यानी इसका 15 चीज़ों का रिकॉर्ड मिलता है, और उसके बाद क्या करेगा, अगर एक स्टेप इज इक्वल टू 1 मीटर मिली सेकेंड है तो क्या करेगा, तो उसका टोटल 0.115 सेकेंड लगा देगा, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन में दोनों में क्या है, सिक्वेंशियल और बाइनरी में होता है कि तो सिक्वेंशियल सर्च n बाई 2 स्टेप लेता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्लो है, इनके पहले एक फिर दूसरा एक फिर दूसरा फिर दूसरा, और बाइनरी सर्च क्या करोगे 2 बाई n यानी वो हाफ को डिवाइड कर लेते हैं देन सर्च कर लेते हैं, तो ये थोड़ा फास्ट हो जाता है। इसलिए जो बाइनरी सर्च है ना वो सिक्वेंशियल से थोड़ा ज़्यादा फास्ट है, तो इसलिए हम ज़्यादा बाइनरी सर्च यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन। तो सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन का मतलब होता है जो प्रोग्राम को चेक करने के लिए वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा। जो पॉलीज एनालिसिस का जो फोर्थ फेज है इसी को एक्सप्लेन करते हैं, सॉल्यूशन को वैलिडेट करना, मतलब जो सॉल्यूशन हमने बनाया है वो एक्यूरेट है भी या फ्यूचर में वो यूज हो सकता है या नहीं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एक ट्रैवलर को जो है उसके पास 7 लिंक की गोल्ड चेन्स थी, उसे 7 नाइट होटल का रेंट देना था और हर दिन एक एक लिंक देना था। तो क्या क्या पहला आइडिया ये था कि अगर हम चेन के सेकंड और जो हमारे पास फोर्थ और सिक्स्थ लिंक है उसको कट कर दें तो चेन के जो 7 पीसेज हैं अलग हो जाती हैं। मतलब जो 3 का टाइम वो लगाएंगे तो हमें पहले से ही सॉल्यूशन लगा, लेकिन जब दोबारा सोचे तो पता चला कि जो सिर्फ थर्ड लिंक है उसको कट कर दें तो उसके बाद क्या होगा, तो चेन के जो पार्ट्स हैं वो 3 बन जाती हैं, लेकिन एक पार्ट एक लिंक का 1-2 दिन का और जो एक और है वो 4 लिंक का, यानी इन्हीं की कॉम्बाइन करके ट्रैवलर हर एक दिन का एक एक लिंक बराबर पेमेंट कर सकता है। तो मतलब सॉल्यूशन सिर्फ एक कट में हो जाता है। तो अगर जस्ट हम एक ही इसको कट करें 3 को तो हमारा इजिली वो कट हो जाएगा। तो ये बात प्रोग्रामिंग में भी होती है। तो कभी कभी प्रोग्राम हमें लगता है कि सही चल रहा है लेकिन असल में वो गलत होता हो, इसलिए वेरिफिकेशन जरूरी है। यानी वेरिफिकेशन इंश्योर करती है कि सॉफ्टवेयर रिलायबल, और अगर फ्यूचर में एरर नहीं देगा तो कंप्यूटर साइंस के एक एक्टिव रिसर्च एरिया भी हो सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं मॉड्यूल नंबर 8 की। तो उसमें क्या था, इसमें हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम जो हमें करेक्ट लगती है और उसके अलावा जो प्रोग्राम जो वाकई करेक्ट होते हैं। 2 एग्जाम्पल्स है। पहले एग्जाम्पल ये है कि टेक्स्ट में जो है एक आदमी था उसको सिर्फ 10 सेकंड्स दिए थे और उसने 16,500 में से 25,000 रेडिएशन जो है उसकी डोज यानी मिली 1 सेंटीमीटर एरिया पर पे, वो 5 मंथ बाद उसकी डेथ होगी थी। तो जो रूट कॉज था उसका एक सॉफ्टवेयर फेलियर था। एग्जाम्पल 2 है हमारे पास, वो कहते हैं यूके में डॉक्टर और जो स्टाफ पेशेंट असेस फाइल नहीं करवा रहे थे, तो ये टेक्निकल इश्यूज था, सिक्योरिटी इशू नहीं था, तो इस वजह से जो हॉस्पिटल और जीपी सर्जरी से दोनों इफेक्ट हुए थे। तो यहाँ से लेसन हमें क्या मिलता है, सेफ्टी सॉफ्टवेयर जो वेरिफिकेशन वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना छोटी सी गलती से भी लाइफ जो है थ्रेटिंग और लार्ज स्केल कॉज कर सकती है। नेक्स्ट हमारा है मॉड्यूल 109। इसमें मॉडर्न कंप्यूटर्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस की जो सीक्वेंस होते हैं जो न्यूमेरिकल डिजिट में इनकोड होते हैं, इसलिए मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और जो मशीन लैंग्वेज होते हैं वो लिखने में थोड़ी टेडियस और जो एरर प्रोन होती हैं, तो एरर को फाइंड करने के लिए फाइंड और फिक्स करना पड़ता है, जिसको हम डिबगिंग कहते हैं।
अब बात कर लेते हैं आगे 1940s में ये चीज कैसे इम्प्रूव हुई थी। तो रिसर्चर्स ने निमोनिक सिस्टम बनाया था जहां न्यूमेरिकल कोड्स को शॉर्ट वर्ड से रिप्लेस किया गया था। तो हमारे पास जो मशीन है, हमारे पास मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन वो है 4056। अगर निमोनिक्स फॉर्म में हम देखें तो वो कुछ इस तरह आएगी, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास, वो कहते हैं 156C 166D, और मेमोनिक्स फॉर्म में अगर हम लिखें तो मेमोनिक फॉर्म में कुछ इस तरह आएगी। तो मेमोनिक में जो प्रोग्राम ज्यादा रीडेबल और जो अंडरस्टैंडेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू नंबर्स, वेरिएबल जैसे प्राइस, शिपिंग चार्जेस, टोटल जो हमारे पास है, कॉस्ट, वो यूज होते हैं और जो कोड है उसको मीनिंगफुल बना देते हैं। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल नंबर 110 कहते हैं पिछले जो मॉड्यूल था हमारा उसमें हमने देखा था कि जो मेमोनिक सिस्टम उसको यूज करने से प्रोग्राम लिखना इजी हो गया था, और अब एक और स्टेप आया गया, उसको कहते हैं असेंबलर। असेंबलर एक प्रोग्राम है जो मेमोनिक्स फॉर्म को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इस सिस्टम को असेंबलर लैंग्वेज भी कहा जाता है, जो कि सेकंड जनरेशन लैंग्वेज थी। मशीन लैंग्वेज को पहली दफा जनरेशन बोला गया था। असेंबली लैंग्वेज एक बड़ा स्टेप फॉरवर्ड करती है, लेकिन इसकी भी एक प्रॉब्लम थी। अब उसमें क्या प्रॉब्लम थी, ये जो मशीन है ये डिपेंडेंट होती है, यानी अगर आप एक कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखें तो दूसरे कंप्यूटर पर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। प्रोग्रामर को अभी छोटी छोटी मशीन स्टेप सोचने पड़ते हैं जो थोड़े मुश्किल होते हैं। अब एनालॉजी क्या होता है, ये एक ऐसा ही है जैसे एक घर के डिजाइन करते वक्त सिर्फ बोर्ड, नेल्स और जो ब्रिक्स हैं उसमें सोचना, देन डिजाइन फेस इजी हो जाता है। अगर हम रूम्स, विंडो और जो डोर्स हैं उसमें सोचें, इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी हाई लेवल कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। इसी फिलॉसफी पर कंप्यूटर साइंटिस्ट ने थर्ड जनरेशन लैंग्वेज बनाई थी। ये हायर लैंग्वेज थी और मशीन जो थी इंडिपेंडेंट थी, मतलब प्रोग्राम लिखने वाले को छोटी छोटी डिटेल सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आगे बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो ये फोर्टेन जो है फार्मूला ट्रांजिस्टर, तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज इसमें आता है तो आप लोगों ने इसको मस्त देख लेना है। साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज होता था। जो कोबोल है ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये बिजनेस एप्लीकेशन के लिए यूएस नेवी ने बनाया था। ये हाई लेवल एग्जांपल थोड़ी हम देख लेते हैं। तो जो असाइन टोटल कॉस्ट वैल्यू प्राइस प्लस शिपिंग चार्ज, ये एक हाई लेवल स्टेटमेंट है जो बिना मशीन डिटेल्स के मीनिंग समझा जाता है। यानी इन लैंग्वेज के लिए ट्रांजिस्टर जो कंपाइलर्स हैं वो बनाए गए हैं जो हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को मशीन इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। कभी एक सिंगल हाई लेवल स्टेटमेंट को मल्टीपल मशीन इंस्ट्रक्शंस में तोड़ना पड़ता है। तो इसमें इंटरप्रीटर क्या होता है, हमारे पास एक अल्टरनेटिव अप्रोच है जिसमें कोड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट किया जाता है लाइन बाय लाइन, यानी बिना मशीन के कॉपी बनाएंगे, मतलब प्रोग्राम जो है वो फौरन रन हो जाता है। जब थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आई थी तो उन्हें एक्सेप्ट करना इजी नहीं था, यानी ग्रेस जो होपर है वो कंपाइलर के डेवलपर ने एक ट्रांजिस्टर डेमो दिया था जिसमें जर्मन टर्म्स यूज हुए थे। तो ऑडियंस शॉक हो गए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि कंप्यूटर जो है जर्मन समझाने लगा है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली फॉर्मल लैंग्वेज होती है जिनकी ग्रामर फिक्स्ड होती है, जबकि जो नेचुरल लैंग्वेज होती हैं जस्ट लाइक इंग्लिश, जर्मन इवॉल्व होती हैं और जो कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो सिंपल वर्ड्स में ये है कि फर्स्ट जनरेशन मशीन लैंग्वेज थी, सेकंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज, और जो थर्ड जनरेशन है हमारे पास वो हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें फोर्टेन, कोबोल, एसेट्रा वगैरह विद कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर यूज होते हैं। दोस्तों यार हमारा आज का लेक्चर उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा, बाकी फ्रेंड्स और ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।